हिंद, मैं निपुण आलम बहन। डायलॉग मंच में आपका स्वागत। डायलॉग मंच के द्वारा दोस्तों सीजीपीएससी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है और इसी प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शिखा शर्मा मैम। मैम का मैं आपको परिचय दे दूं। मैम वर्तमान में आईआरएस हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं। मैम इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैम के बारे में चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश टॉपर रही है। उसके अलावा बीपीएससी का भी मैम ने एग्जाम निकाला है और बहुत सारे एग्जाम, लगभग 15 एग्जाम मैम ने निकाले हैं। तो एक बड़ा अनुभव सभी तरह की परीक्षाओं का और सभी तरह के साक्षात्कार का है। तो हमने मैम से निवेदन किया कि मैम थोड़ा समय निकालें, तो मैम ने आज अपनी व्यवस्थाओं में समय निकाला। मैम आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों शिखा मैम के पूरा हम अनुभव का लाभ लेंगे क्योंकि इतना बड़ा अनुभव मैम के साथ में है। मैम मैं पहला प्रश्न यही करना चाहूंगा कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जब हम कुर्सी के इधर बैठे होते हैं तो हम एज ए स्टूडेंट अपने आप को समझते हैं, लेकिन जो बोर्ड की अपेक्षा होती है वो अपेक्षा होती है एक प्रशासनिक अधिकारी की। तो मैं ये मैम प्रश्न सभी एस्पिरेंट्स की ओर से पूछना चाहता हूँ कि बोर्ड की अपेक्षा क्या होती है एक एस्पिरेंट से, अगर हम बात करें ओवरऑल तो क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं? जी, तो जब भी हम इंटरव्यूज देने जाते हैं और हम बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठते हैं तो सबसे पहले वो हमारा बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं। एंड जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है वही बहुत कुछ जो है वो इंटरव्यूअर्स को बता देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट होके अंदर एंटर करें, कॉन्फिडेंट, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल होके हम अंदर एंटर करें, सबको अच्छे से विश करें। एंड देन इफ बैठने के लिए कहा जाए तो बैठे, नहीं तो जिस तरह का आप समझ आते हैं अंदर जाके कि अगर आपको अभी दे माइट चेक यू एंड दे विल नॉट आस्क यू कि आप बैठिए, तो आप उसी तरह से ग्रीट करके खड़े रहिए अनलेस एंड अनटिल दे आस्क यू टू सिट। एंड देखिए नॉलेज तो हमारा मेंस में ही चेक हो जाता है, मतलब एवरीवन नोज कि प्रीलिम्स एंड मेंस अगर हम क्लियर करके आए हैं तो नॉलेज हमें होगा, इसीलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वहां पे वो हमारा कंडक्ट, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और जो हमारा नॉलेज है समहाउ दे टेस्ट दैट ऑल्सो, बिकॉज अगर हम अच्छे से पढ़ाई हमने की है तो कॉन्फिडेंस भी हमारा रिफ्लेक्ट करेगा और हम उसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो मेरा तो सिर्फ यही सजेशन है कि कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पेक्टफुल होके सब मेंबर्स को ग्रीट कीजिए और अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने साथ लेके जाइए। और डर सबके अंदर होता है, लेकिन उस डर को कंट्रोल करना, उस डर को रिफ्लेक्ट ना होने देना, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में एक कला होती है, स्किल होता है। एंड जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बीट एनी एग्जाम, तो आपको अपने आप को ना उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ता है। तो जब अगर आपको सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप काम कंपोज रहें, क्योंकि जब फील्ड में भी हम काम करते हैं तो देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रेस, लेकिन हमको वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देना है। हमको वहां पे क्योंकि वी विल बी द टीम लीडर्स। तो एक टीम लीडर को जो जो उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए वो वहां पे भी दिखनी चाहिए कि आपको इंटरव्यू का स्ट्रेस है, कि आपको सिलेक्शन चाहिए, लेकिन आप उसी बीच में काम है, कंपोज हैं, अपनी नॉलेज को बता पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू देते हुए मैं भूल जाता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आता कि क्या बोलना है। तो जब आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि जब हमें काम करना है तो हमें बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी काम करना है। कोई इंसिडेंट्स हो जाए, मॉब वायलेंस हो जाए, तो उसमें भी तो आपको अपना काम कंपोज होके काम करना है। तो आप ये तो ना बोल पाएंगे कि वहां पे तो हिंसा हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आया, दिमाग नहीं चला मेरा कि क्या करना है उस वक्त। तो ये इसी चीज का ट्रेनिंग है। इतना लंबा एग्जाम बनाया है इसीलिए गया है कि वो आपके पेशेंट्स को, आपके काम कंपोजर को, डिस्पाइट फेलियर्स आप कैसे उनको लेते हैं, यही सब टेस्ट करने के लिए ही तो ये एग्जाम इतना लंबा बनाया है। नहीं तो इस एग्जाम का फ्रेमवर्क ऐसा होता ही नहीं। तो जब आप इंटरव्यू में जाएं, कॉन्फिडेंट होके जाएं और अपने आप को जो है, अगर ये ट्रेनिंग की बात है, अभी जैसे मान लो महीना इंटरव्यू के लिए है, तो अभी से अपने दिमाग को ट्रेन करने की कोशिश करें कोई बात नहीं, अभी तक इतना कर लिया तो इंटरव्यू भी हो जाएगा और मैं अपने आप को काम कंपोज रखूंगा, जितना मुझसे बताया जाएगा मैं बताऊंगा। एंड अगर आपको वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो सबको सब कुछ नहीं आता, तो पोलाइटली आप कह सकते हैं कि मुझे सर अभी मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो आई एम सॉरी। पोलाइटली आप कह के अपना शांत हो जाएं इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्लंडर्स। सॉरी बोल देना कहीं ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप ट्रुथफुल हैं। आप ब्लंडर्स नहीं करते, आप ट्रुथफुल हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका जवाब क्या होगा। बिकॉज एंड दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू गिव आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, दे जस्ट एक्सपेक्ट यू टू बी ट्रुथफुल। आप वो बताएं जो आपको आता है, आप जो हो। आप जितना फेक बनने की कोशिश करोगे,
आप जितना आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करोगे आप वैसे हो भी नहीं, तो एवरीवन विल गेट टू नो, बिकॉज सब लोग एक्सपीरियंस लोग वहां पे बैठे हैं। सो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जैसे हैं वैसा अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, एक अपना प्लेजेंट पर्सनालिटी बनाइए, पॉजिटिव ऑरा को अपने साथ लेके जाइए, तो चीजें खुद ठीक हो जाएंगी। और एग्जाम में इंटरव्यू में घबराने की कोई बात ही नहीं है। जब अभी तक इतना क्लियर कर लिया तो आप बस अपना कॉन्फिडेंट होके जाइए, राइट? क्योंकि स्मार्टनेस ज्यादा मैटर करती है। सो दैट्स इट। मैम बड़ा अच्छा आपने बताया कि अगर गलती हो, मतलब कुछ पता भी नहीं है, तो ब्लेंडर करने की बेटर है, ब्लेंडर ना करें, बल्कि आप पोलाइटली सॉरी बोलें और शांत हो जाए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैम कई बार क्या होता है, जैसे मान ली 2-3 क्वेश्चन हो गए और 2-3 क्वेश्चन ही पता नहीं है, सॉरी बोल दिया, तो वहां पर स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि यार मैं दोनों तीनों ही नहीं बता पा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति भी अगर आए तो ऐसी स्थिति को कैसे हैंडल करें? मान लीजिए पहले क्वेश्चन सॉरी बोल दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर नहीं पता है। कई बार हो जाता है ऐसा कि लगातार 3-4 क्वेश्चन नहीं बताए गए, क्योंकि मेरे भी काफी देखा है। तो मैम ऐसी स्थिति को कैसे हम हैंडल करें, एस्पिरेंट कैसे हैंडल करें? हाँ, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जो वो पूछ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है उनके पास भी उसका आंसर हो। बिकॉज व्हेन वी टेक मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो, देन बहुत सारे आंसर्स हमको भी पता नहीं होते, और हो सकता है कि वही आंसर्स मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, तो वो 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हो सकता है पूरे इंटरव्यू में ही हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन उस स्थिति में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, हो सकता है सामने वाला वही टेस्ट करना चाहता हो। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल काम रहे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि शुरू में बैठते ही हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जो हम जवाब नहीं दे पाए, और वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, तो अब जो है सारा इंटरव्यू खराब हो गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बहुत मैटर नहीं करता है, ठीक है? दे माइट बी टेस्टिंग योर पेशेंस, दे माइट बी टेस्टिंग कि आप इस स्थिति में कैसे अपने आप को हैंडल करेंगे। तो जो सामने बैठा है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उसको सब पता है कि किस तरह से कैंडिडेट्स को स्ट्रेस में ले जाना है, किस तरह से कैंडिडेट को स्ट्रेस से बाहर लाना है। तो आप अपना काम कंपोजर थ्रू आउट इंटरव्यू बनाए रखें। ऐसा हो भी रहा है तो लेट इट बी, लेकिन ब्लंडर्स ना करें कि अब 2 क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए तो तीसरे का जवाब देना ही देना है, चाहे नहीं आता है। तो वो ब्लंडर जब आप कर दोगे ना, तो आप अपने ही ट्रैप गेम में फंस जाओगे। सो ट्रुथफुल रहो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सामने वाला भी देखो इंसान ही है, उसको भी पता है कि मेरे सामने बैठे वाले को क्या आता है क्या नहीं आता है। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे मॉक इंटरव्यूज में हम लोग पूछ रहे थे कि अफगानिस्तान को जो है वो तालिबान ने कैप्चर कर लिया है, पावर में आ गया है, तो क्या वो सही है कि या नहीं है? ठीक है, तो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस होते थे कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या टेक लेना चाहिए ऑन तालिबान के कैप्चर पे। तो इसका जवाब कोई इंटरव्यूअर को भी थोड़ा ना पता होता है, ये तो इसका जवाब कुछ भी हो सकता है ना? तो उस पर मैं अपना ओपिनियन रखूं ही रखूं, तो ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है मैंने उस पर सीरियसली थिंक ही ना किया हो। तो अपना काम कंपोजर बनाए रखें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुतों को नहीं आती होती, फिर भी पूछ लेते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? वो हो सकता है कि इंटरव्यूज आपका यही टेस्टिंग कर रहे हो आपकी, कि आप कैसे इन सिचुएशंस में अपने आप को करोगे। और ये सोचना कि बाकी लोगों के साथ तो बहुत आसान पूछा, मुझसे ये क्या पूछ लिया। तो अभी देखिए जो आयुष सिन्हा वाला केस हुआ था, फॉर दैट मैटर गौतम बुद्ध नगर में भी एक बार डीएम का केस हुआ था। तो एक्सेप्शनल चीजें जो होती हैं वो एक्सेप्शनल लोगों के साथ होती हैं। सारे आईएएस आईपीएस के साथ जैसा थोड़े ना होता। लाइफ में जो मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ थोड़े ना होता। तो जो उनके साथ हुआ वो हुआ, कंपैरिजन करना छोड़ दें। आप अपने आप को अलग समझें, आप अपने आप को समझें कि देखिए हम ना एक कोट बहुत बार पढ़ते हैं जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट भी करता है कि हर इंसान का अलग क्वेश्चन पेपर है, आप उसको कंपेयर मत कीजिए। भगवान ने हर इंसान का अपना एक अलग क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, अपने टेस्टिंग्स हैं, अपने ही फेलियर्स हैं, अपने ही सक्सेसेस हैं, उसको किसी से रिलेट मत कीजिए और एक इंडिपेंडेंट सोच अपनी रखिए। जब हम कंपैरिजन करते हैं कि अरे वो तो बहुत खुश है, उससे तो इतना आसान पूछ लिया, मेरे साथ ये क्या हो गया, जिंदगी के हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही ये होती हैं। तो दुनिया के साथ जो हो रहा है होने दो, उसने सारे जवाब दिए दिए, मुझे नहीं आते थे, मैंने ब्लंडर नहीं किया, मैं चुप रहा, कोई बात नहीं। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा मैसेज मैम का है कि ब्लंडर नहीं करना है। अगर आपसे 1-2 क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, 2 भी नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको अपना कॉन्फिडेंस आप बनाए रखें। और देखिए यही तो होता है पर्सनैलिटी चेकिंग, कि आप असामान्य परिस्थितियों में, यानी कि जो आपने एकदम कहते ना कि आपने सोची ना हो, आपके सामने जो कंडीशन ऐसी आए, तो वो ये तो है नहीं कि तुमको जाकर फील्ड में देख पाएंगे, वो इंटरव्यू के माध्यम से देखेंगे आपके सामने क्या सिचुएशन आई जिसका आपको सोल्यूशन नहीं आता है, उस समय अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखते हैं। तो यही आपका इंटरव्यू का चेकिंग है और यही आपका आत्मबल है। बहुत अच्छे मैम। मैम सिचुएशन की बात हुई, जैसे आपने एक 2 एग्जाम्पल भी दिया,
सिचुएशनल क्वेश्चंस को कैसे डील करें, क्योंकि देखिए अभी तो पता नहीं है डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद होंगे डाइट्स क्या होंगे, हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, पता नहीं होता। मान ली पूछ लिया जाए कई बार क्वेश्चन। अभी जैसे हाल के इंसिडेंट की बात करें, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई, और पूछे भाई आप वहां पर अगर डिप्टी कलेक्टर के रूप में या डिप्टी एसपी के रूप में आप तैनात होते, आपकी पोस्टिंग होती, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते। तो ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट थोड़े से असहज हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या दें। तो उसमें आपको ऐसा होना ही नहीं है ना। मैंने कहा है कि एग्जाम इज नॉट अ वन स्टेप प्रिपरेशन, ये लॉन्ग प्रिपरेशन है। तो जब ऐसी स्थितियां आती हैं, तो जब हम एथिक्स का पेपर भी लिखते हैं, तो आप अपने आप को उस स्थिति में रखने की कोशिश कीजिए। यू पुट योर सेल्फ इन देयर शूज एंड फिर सोचिए कि आप क्या करोगे। जी जी। एंड लाइफ विल बी वेरी इजी, यू विल गेट आंसर्स फॉर एवरीथिंग। आंसर्स तब नहीं मिलते जब मैं किसी और को जज करने की कोशिश करूंगी। जब मैं सोचूंगी कि वो स्थिति मेरे साथ ही हुई है, तो उसके आंसर्स खुद मिल जाएंगे। मैंने बताया ना आपको, जब हम कंपैरिजन करते हैं, सामने वाले को जज करने की कोशिश करते हैं, तब लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। आप उस वक्त सोचिए कि लखीमपुर खीरी में आप पोस्टेड हैं, आप एसडीएम हैं, और वो स्थिति हो गई, आप उस टाइम पे क्या करेंगे? तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप वहां सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उस तरह से आप हर स्थिति में, हर सिचुएशन में अपने आप को डालने की कोशिश कीजिए, अपने आप को वहां रखिए, टाइम लीजिए, पॉज लीजिए। क्योंकि पॉज लेने से एक मिनट का वहां पे पॉज, 1 मिनट का पॉज तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 50 सेकेंड्स का पॉज भी लेंगे तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स एंड दैट रिफ्लेक्ट गुड ऑल्सो, कि आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सोचिए, पॉज लीजिए और अपने आप को स्थिति में रखिए, और जो आप आंसर दे सके आप दीजिए। आपका देखिए आंसर क्या है वो कम मैटर करेगा, आपका उसको लेके एटीट्यूड क्या है वो ज्यादा मैटर करेगा। अगर आपके पास बस जो आप चीज बोलते हैं उसके आपके पास प्रोज एंड कॉन्स होने चाहिए कि आप वो क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बड़ा सुंदर दोस्तों, मैं अक्सर आपको बोलता भी आया हूँ, सबको बोलते भी आया हूँ कि दिमाग में 2-3 बातें सेट रखिए कि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की एक मर्यादा है, उसका आपको पालन करना है। और फिर मैम ने जैसे कहा कि आप पर्सनल अपने आप को रखेंगे, उस सिचुएशन में मैं क्या होता तो मैं क्या करता। जैसे हमने कहा कि आप वार्तालाप कीजिए, दोनों पक्षों से आप बात कीजिए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए। यही एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर इसी को बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक मर्यादा है, उसका पालन करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैम आप बताइएगा क्या मैं सही बच्चे को बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप इस तरह से उत्तर देने के बाद अगर आपको लगे कि अब ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है, तो आप कहिएगा सर जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मुझे आप अंदर भेज देंगे, जब मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा तो मुझे वहां मुझे मेरे अधिकार बताए जाएंगे, मेरी ड्यूटीज बताई जाएंगी, तो मैं उसको और अच्छे से चीज को क्या करूंगा, हैंडल करूंगा। क्योंकि अभी मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं हो सकता, तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि मेरे क्या क्या अधिकार मेरे होंगे। तो अगर ऐसे भी हम इसको उत्तर को टैकल करें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। हाँ जी, ये भी ठीक रहेगा। देखिए कोई आंसर सही गलत नहीं होता, जी जी, बस प्रोवाइडेड आपके पास उसकी रीजनिंग होनी चाहिए कि आप उस चीज को क्यों बोल रहे हो। अब मैं कुछ भी बोल दूं और मुझे पता ही नहीं है कि उसके पीछे कारण क्या है, और मुझसे कोई उस पर ही जवाब पूछ ले, तो अब फंसता आदमी वहां पे है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई भी ज्यादा आंसर सही स्मार्ट गलत बनने। हो सकता है, जी जी, कोई ओवर भी आंसर स्मार्ट। सही गलत हो सकता है। ये मैं मुझे भी पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट से भी पूछा जाता है कि भाई आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं लोग, और फिर आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, जबकि आपको जिस जॉब को आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें तो आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, तो फिर आप कम पेमेंट में, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैम इसको कैसे हम लोग जवाब दे सकते हैं? अब देखिए आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सिविल सर्विसेज जो है सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है, जी जी, और आपका हमेशा से सपना रहा है कि आप समाज सेवा, तो देखो अब सब बोलते हैं कि मैं सोसाइटी को अच्छे से सर्व कर सकूं, और सिविल सर्विसेज से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म सोसाइटी को सर्व करने के लिए कोई नहीं देता। जी दिस कैन बी द बेस्ट आंसर। और जहां तक फाइनेंशियल पैकेज की बात है, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन ज्यादा मैटर करती है कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या इतना स्टेबल प्लेटफॉर्म मुझे और कोई जगह में नहीं मिल सकता। अब बीइंग इन प्राइवेट सर्विस आप लोगों से इतना कनेक्ट नहीं हो सकते। समाज सेवा आप एनजीओ के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में उस वक्त करने के लिए कुछ नहीं होगा। आप यहाँ एसडीएम बनेंगे तो आप एटलीस्ट एक कर्ता धर्ता होंगे, आप उनको मदद कर सकते हैं। जी जी, तो इस तरह का आप जवाब दे सकते हैं। और देखो इंडिया का ये सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है, ये सबको पता है। तो तो आपको मतलब करना है, ये आपको आना है इन सर्विसेज में, ताकि आपको एक बड़ा मंच मिल सके अपना विचार रखने का, लोगों की सेवा करने का। जी जी जी, और इसको आप किसी गोल के साथ भी जोड़ सकते हैं कि मैं
गांव में सेवा करना चाहता हूँ। मैंने अपने गांव में देखा है कि बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते, उनको घर का काम ज्यादा करना पड़ता है। तो मैं एक माध्यम बनना चाहता हूँ लोगों को कि ऐसा नहीं है, आप पहले पढ़िए फिर घर का काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो और जब आप म्यूजिक। इस पोजीशंस पे होते हैं तो लोग आपको जो है वो एक रोल आइडियल की तरह देखते हैं। जो आप बोलते हो उन बातों का वेट होता है। जी 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 जी। तो वो माध्यम अलग है। अब आप प्राइवेट पैकेज में चाहे 1 करोड़ की ही आपको पैकेज है, बट उन बातों का उतना वेटेज नहीं होगा। हमारे एक एक शब्द का मूल्य है। एक सिविल सर्वेंट के बिल्कुल एक एक शब्द का मूल्य होता है। तो बिल्कुल आप इस तरह से अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, बड़ा जी सुंदर जी मैम ने कहा कि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे आप समाज सेवा कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात बोली कि अगर पैसे की बात है तो जैसे पैसा मैटर करता है, लेकिन मेरे लिए सेटिस्फेक्शन ज्यादा मैटर करता है। तो मुझे लगता है जी सिविल जी सेवा जी में मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहाँ मैं समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ अपने आजीविका को जी चलाते हुए। बड़ा अच्छा। जी मैम एक लास्ट जी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आपका काफी समय मैंने ले लिया। मैम, जी जी। एस्पिरेंट्स को एक बड़ा इश्यू रहता है हॉबी और इंटरेस्ट को लेकर। मैंने अक्सर देखा है हम्म। कि एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, हॉबी 2-3 भर देते हैं। उनको कई बार ये पता नहीं चलता कि हॉबी क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है। अब वहां पे बोर्ड में क्या होता है, 2-3 हॉबी को लेकर चौक जाते हैं कि आप 2-3 हॉबी पढ़ लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कैसे मेंटेन कर लिया। ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, 2-3 हॉबी। तो मैम थोड़ा सा हॉबी और इंटरेस्ट को लेकर थोड़ा सा बताइए कि एस्पिरेंट्स को कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, मैंने आपको ना अभी पहले कुछ देर पहले बताया, लाइफ में प्रॉब्लम्स पता जिनको होती हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स किया होता है, उनको पता ही नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जी जी हॉबीज का भी ऐसे ही है। आप फॉर द सेक ऑफ राइटिंग योर राइटिंग दी हॉबीज, वो आपकी हॉबी है ही नहीं। अगर आप जी लाइफ में ट्रुथफुल रहेंगे एटलीस्ट टू योर सेल्फ, एंड आपको पता है कि वो आपकी जेन्युइन हॉबी है, तो जी आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर मैं मान लो, जैसे मुझे गाड़ी चलाने का अगर शौक है बहुत ज्यादा, ठीक है, जी मैंने वो हॉबी अपनी लिख दी, लेकिन मैं मेरे से अगर इंटरव्यूअर ये पूछ ले क्लच ब्रेक्स के बारे में, या फॉर दैट मैटर स्पीड्स के बारे में कुछ पूछ ले, या रोड्स के बारे में फिर कुछ पूछ ले, और मैं उसी का जवाब ना दे पाऊं, वो तो फिर मेरी जी। फेक वो हो गई ना। हॉबी क्या बिल्कुल होती है? बिल्कुल जिसका मुझे पूरा पूरा इंटरेस्ट होगा। मान लो मेरी प्लांट्स को ग्रो करने की हॉबी है, ठीक है, गार्डनिंग मेरी हॉबी है, और मेरे को प्लांट्स के नाम ही नहीं पता, तो कैसे हॉबी हुई वो? तो आप अपने ही बिल्कुल। ट्रैप में फंस गए ना। मतलब आपने झूठ बोला, आपने हॉबी क्रिएट की, वो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। जी जी तो जी। आप ट्रुथफुल रहे ना, जो आपकी हॉबी है आप वो बताएं। अगर आप वो बिल्कुल बताएंगे तो, अब मान लो हम लोग खाना बनाते हैं, अगर जीरा क्या है, नमक क्या है, हल्दी क्या है, वो पता नहीं लग जाता है आदमी को, क्योंकि वो उसको इंटरेस्ट से बना रहा है। ठीक है। जी तो इसी तरह से जो आप अपनी हॉबी बता रहे हैं उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। और पता क्यों होगा? जब आप ट्रुथफुल होकर अपनी हॉबी अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं, तो आपको उसके बारे में मतलब एग्जैक्टली सब पता होगा। तो बिल्कुल ट्रुथफुल रहे हैं। अगर म्यूजिक सुनना आपकी हॉबी और आपको ए आर रहमान ही नहीं पता कौन है, तो वो गलती किसकी है? वो तो फिर आपकी फेक फेक चीजें हो गई ना आपकी। बिल्कुल तो आप जो बिल्कुल भी लिख रहे हैं उसको ट्रुथफुल लिखिए। और हॉबी, बड़ी बड़ी हॉबीज होना ही हॉबी थोड़ा ना होती। घर का काम करना भी हॉबी हो सकती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना भी आपका शौक हो सकता है। वो तो शौक की बिल्कुल। बात है। जी जी पार्क में फ्री बैठना और सोचना भी आपकी हॉबी हो सकती है। मेडिटेशन भी आपकी हॉबी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब आप फुटबॉल अगर अपनी हॉबी बता रहे हैं, तो फिर फुटबॉल के बारे में भाई कितने गोल्स होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, कैसी फील्ड्स में खेला जाता है, वो भी तो पता होना चाहिए ना, कितने प्लेयर्स खेलते हैं। तो बिल्कुल जो भी बिल्कुल। आप अपनी हॉबी लिख रहे हैं उसके बारे में भाई सारा ए टू जेड पता करिए। देखिए, जी इंटरव्यू में वो लोग फंसते हैं जिन्होंने अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं पढ़ा होता। वहां तो आप लिख देंगे, अगर मेरा नाम है शिखा शर्मा, अब मुझे शर्मा का लीनियर पूछ लिया जाए कि कैसे शर्मा कास्ट जो है वो डिराइव हुई, मैं उसको ही ना बता पाऊं तो किसकी बेवकूफी है? नाम मैं अपना शिखा शर्मा लिख रही हूँ, मुझे शिखा का मतलब भी नहीं पता, मुझे शर्मा का ही नहीं पता। ठीक है, मैं बीडीएस लिख रही हूँ, मुझे बीडीएस का फुल फॉर्म ही नहीं पता क्या होता है। तो मैं अपने ही उसमें नहीं फंस गई, मेरी बेवकूफी नहीं है, मेरा ही डैफ है, मेरी ही चीजें लिखी हुई हैं, मैं उसको ही नहीं पढ़ के गई, तो किसकी बेवकूफी है? तो एटलीस्ट जो बिल्कुल आपने लिखा है आप ही तो दे रहे हैं अपने इंटरव्यूअर को कि ये मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, आप ये रखिए, मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। वो उसी से जी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फिर हम आके बोल देंगे ये तो फिर बड़ा मुश्किल पूछ लिया। डैफ ही नहीं आपको क्लियर है अपना, आपको अपनी हॉबीज ही नहीं पता। अब आपने पवेट से अगर एमए या बीए किया है, तो पवेट के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि हु इज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक जी जी एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक थ्योरीज, मैस्लो थ्योरी हो गया, आपको पता होना चाहिए। तो भैया पहले, सबसे पहले अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से शुरू करिए। आपने जो जो अपना ग्रेजुएशन के बारे में लिखा है, स्कूल के बारे में लिखा है, जी किसी के जो है वो किसी ट्रस्ट का स्कूल है, मान लो विवेकानंद का कोई अपना ट्रस्ट का स्कूल चलता है, अब विवेकानंद के बारे में ही नहीं पता तो किसकी गलती है? आपने ही अपने इनपुट जो है वो दिए हैं इंटरव्यूअर को, आप उसको अच्छे से पढ़िए। उनको 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 भी जो है वो लगना चाहिए कि आपको अपने बारे में सब पता है। तो जी जी देखिए, वो कोई आउट ऑफ द ब्लू या
आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो आपने उनको दिया वो उसी से क्वेश्चंस पूछेंगे, जो जिस दिन दुनिया में चल रहा है, जो फैक्ट्स चल रहे हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, उसी से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप अपने लिए क्लियर रहिए, अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को बार बार पढ़िए, क्वेश्चंस बनाइए, कॉपी में लिखिए, और नहीं भी पता है तो उसे डिराइव कीजिए। हॉबीज और इंटरेस्ट की बात है तो जो आपकी जो जेन्युइन हॉबी है वो लिखिए, और सबका कोई ना कोई शौक होता है। अब मान लीजिए लोग लिखते हैं बुक्स रीडिंग मेरा शौक है, लिख लिया, वो कौन सी बुक रिसेंट पढ़ी वो का नाम भी बता देंगे, फिर उस ऑथर के बारे में नहीं पता, उसके कंट्री का ओरिजिन क्या है, उस बुक का क्या क्रक्स है, समरी है, वो नहीं पता फिर क्या है। पोइट्री बोल देंगे, एक पोइट्री वो आपको बोल देगा कि चलो मधुशाला ही अगर उसको पसंद है तो उसका ही एक भाई आप पंक्ति सुना दो, वो भी नहीं बोल पाएंगे, तो गलती तो आपकी हुई ना। फिर अपने जेन्युइन इंटरेस्ट लिखिए, जेन्युइन हॉबीज लिखिए, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी लाइफ में। देखिए लाइफ बहुत सिंपल है, बीट कि आपको पता होना चाहिए कि है क्या जो आप बोल रहे हो कर रहे हो, पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों से, मान लो मैंने ये सूट पहना है, अब मान लो ये सिल्क का कपड़ा है, अब मुझे यही नहीं पता कि ये सिल्क का कितनी कितनी फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी देशों में, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में, कौन कौन सी स्टेट से आती हैं, तो गलती किसकी है? मैं ये कपड़ा पहन के गई हूँ, उन्होंने इससे क्वेश्चन पूछ लिया। मान लो इसमें ब्लॉक प्रिंट है, उन्होंने फिर ब्लॉक प्रिंट के बारे में पूछ लिया। तो देखो आपको हर तरह से प्रिपेयर्ड होना है। ये मैंने मतलब हॉबीज और इंटरेस्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन जो आप लिख रहे हैं एक ही हॉबी लिखिए, लेकिन उसको फिर आपको अच्छे से उसका A to Z पता होना चाहिए। भाई इनपुट्स आपने ही दिए हैं, आप अपनी हॉबी के बारे में नहीं बता रहे तो वो किसकी गलती तो नहीं है। चलो एक आधा क्वेश्चन होता है कि आपको उस हॉबी से नहीं पता हो, वो अलग बात है, लेकिन आप उसके बारे में फिर कुछ बता ही नहीं पा रहे। तो इस तरह से आपको नहीं करना है ना, आप अपने आप जेन्युइन चीजें लिखिए, जो आपको पता है वो लिखिए। नहीं पता है तो फिर उसमें कोई ऐसी चीज लिखिए जो आपको पता है, कुकिंग लिख दीजिए। अब कुकिंग लिख दी और उसमें जीरा ही नहीं पता कि क्या होता है, तो फिर किसकी गलती है? तो लाइफ इज वेरी सिंपल, काम रहिए, कंपोज रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस पढ़िए अच्छे से, अपने डैफ को 10-10 बार रिवाइज कीजिए। जी देखिए दोस्तों, मैम ने कितना अच्छा बताया। और देखिए डेफ के बारे में हमेशा बोलता भी हूँ, मैम इस बात को कह भी रही हैं कि डेफ तो जैसे आपने सामने रखा कि मेरे से आप इससे क्वेश्चन पूछिए, वो इसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक तो इस तरह की चीज है कि जैसे पेपर लीक हो चुका है पहले, ये कहाँ से क्वेश्चन बने जाने हैं, और फिर भी आप पेपर तैयार नहीं कर रहे हैं, तो मिस्टेक आपकी है। अब डेफ है आपका, भाई आपका हॉबी है, एक हॉबी रखिए, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छे से जानिए। भाई जैसे मान लीजिए मैम ने कहा सिंगिंग आपने लिखा, तो आपको यार रहमान है, ये और भी दो चार जो फेमस सिंगरों का आपको नाम पता होना चाहिए। कई बार गजल गायकी लिख दी कि गजल सुनना अच्छा लगता है, तो भाई पता होना चाहिए गुलाम अली कौन है, जगजीत सिंह कौन है, फकीर उदास कौन है, ये सब चीज जानकारी होनी चाहिए। तो मैम बहुत अच्छा, और मुझे लगता है कि जो आपने बातें बताई काफी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैम एक लास्ट प्रश्न करूंगा, क्योंकि अगर आपको जी जी करंट अफेयर्स को लेकर भी एस्पिरेंट्स को रहता है कि कितना करंट अफेयर्स तैयार करें, हाल फिलहाल से क्वेश्चन पूछेंगे या 6 महीने, कई बार ये कि कितना पुराना करंट तैयार करें, तो हम करंट अफेयर्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे मैम? देखिए इंटरव्यूज में तो ना मोस्टली ट्रेंड यही रहता है, जो रीसेंट अभी चल रहा है वही करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और अगर पिछला पूछा भी जा रहा है तो आपको मेंस में तो पता ही है ना, यू आर नॉट लाइक कि 2 महीने तैयारी करेंगे, फिर 6 महीने तैयारी नहीं करेंगे, फिर अगले 2 महीने तैयारी करेंगे, वो तुम कांस्टेंट टच में रहते ही हैं। लेकिन जो रिसेंट चल रहा है, सेम डे जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन न्यूज़पेपर में देख लीजिए फ्लैश न्यूज़ क्या है, उनसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। जो रिसेंट होता है हफ्ते हफ्ते भर का करंट अफेयर्स, उसी पे ज्यादा फोकस कीजिए, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और करंट अफेयर्स कहीं से ऐसे वो नहीं पूछेंगे, और जो थोड़ा बहुत वो पूछेंगे वो उनको भी पता है कि इतना पुराना किसी को याद भी नहीं रहता, लेकिन उसमें अगर कुछ एनालिटिकल है। अब नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, आप देखिए वो पुराना हो चुका है, लेकिन उससे क्वेश्चंस आज भी पूछे जा सकते हैं कि 5 पॉइंट्स आप बता दो कि उसमें क्या आपको अच्छा लगा पुरानी एजुकेशन पॉलिसी से। तो अब ये थोड़े ना है कि उन्होंने करंट अफेयर्स बड़ा पुराना पूछ लिया, मतलब ये तो करंट अफेयर्स प्लस आपकी पिछले नॉलेज का टेस्टिंग हो गया। तो अभी जो रिसेंट चल रहा है उसको तो आप पढ़िए अच्छे से, और सेम डे जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाइए, ओपिनियंस बना के जाइए जो भी रिसेंट चल रहा है, तो सब सही होएगा। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है इंटरव्यूज में, क्योंकि जब हम लोगों के इंटरव्यूज होते थे, जब हम हाइंड साइड पे देखते हैं तो हमको भी हंसी आती है कि हम लोग कितना स्ट्रेस लेते थे, वो कुछ भी नहीं होता है। तो पहले से अगर हम उन चीजों को प्रिपेयर कर लेंगे कि कुछ भी नहीं होता है, लाइफ इज लाइक दैट, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और ये नहीं है कि जिंदगी में आप ही पहले इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे पहले किसी ने इंटरव्यू ही नहीं दिए, बाद में भी कोई इंटरव्यू नहीं देगा। दिस इज अ लाइफ प्रोसेस, एवरीवन हैज गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस, जी जी सो बी काम। जी देखिए दोस्तों, मैंने कितना अच्छा कहा कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत पुरानी बातें नहीं, जो जनरली भी चल रहा है डिस्कशन में जो टॉपिक चल रहे हैं, तो हफ्ते भर का भी पूछा जाता है। हाँ जैसा मैंने कहा कि जो आपका शिक्षा नीति के बारे में क्वेश्चन कर लिया, एजुकेशन पॉलिसी वाला क्वेश्चन पूछ लिया,
तो ये हम ये नहीं कह सकते आउटडेटेड हो गया, ये तो लगातार चलने वाली चीजें हैं और आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। तो इग्नोर द करंट अफेयर्स, द नॉलेज, ये नॉलेज का टेस्टिंग आपका है। नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो उससे क्वेश्चन आप रहेंगे। और एक बड़ी अच्छी बात मैंने बोली कि आप जो डेली, आप जो न्यूज़पेपर, जिस दिन आपका है इंटरव्यू, उस दिन का भी आप न्यूज़पेपर देख कर जाइए कि उसकी हेडलाइंस क्या है, उसमें क्या दिया गया है। क्योंकि मैंने देखा कि कई, जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, मैं देखा भी होगा, तो कई एस्पिरेंट्स से ये भी पूछा गया कि आज का अखबार पढ़े हो, तो उन्होंने कहा सर पढ़े हैं, तो बताइए फ्रंट पेज पर क्या हेडिंग था, मेन किस पेपर को पढ़े हो। तो इसलिए क्वेश्चन, मैम मैं एक लास्ट आपसे कहना चाहूंगा कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए आपका कोई सजेशन या कोई मोटिवेशन कुछ कहना चाहें तो प्लीज कहिए, ताकि उनको अच्छे से ये एग्जाम बीट कर सके। जी जी, देखिए मेरा सजेशन हमेशा कैंडिडेट्स को यही रहता है कि ओरिजिनल रहिए, अपना जो फेक मत होइए अपनी पर्सनालिटी के साथ, जो आपकी पर्सनालिटी है आप उसी को लेकर चाहिए, ठीक है। और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, और जिंदगी में घबराने की कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ एक लाइफ के फेजेस हैं जो बीत जाएगा। बस ये सोच के जब आप रहेंगे तो आपका दिमाग भी ठीक चलेगा और आप बहुत स्ट्रेस भी नहीं लेंगे। लाइफ में चीजें तभी गड़बड़ होती हैं जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो लाइफ को चलने दीजिए जैसे चल रहा है, जो आपका है वो आपको मिलके रहेगा। तो आराम से रहिए, इंटरव्यू की आराम से प्रिपरेशन कीजिए, आराम से वहां जवाब दीजिए, बहुत फेक होने की कोशिश मत कीजिए, ओरिजिनल अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। ये सिर्फ आपकी पर्सनालिटी का ही टेस्टिंग है, और जिस चीज में आप वीक हैं, आपके पास वक्त है, आप उसको सुधारिए। बिल्कुल। देखिए ज्यादा सोचने से ज्यादा बेटर है आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, वो ज्यादा बेटर होता है। जी जी, देखिए दोस्तों, मैम का बहुत सिंपल सा मैम का मैसेज है कि ज्यादा नाव मत लीजिए, हल्के फुल्के माइंड में रहिए, जो आपने पढ़ा है, आपने पर्याप्त पढ़ा है, उसको आप रिवाइज करते रहिए, करंट देखते रहिए, डेप्थ तैयार कीजिए और देकर आइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मैम की ओर से आपको शुभकामनाएं, डायलॉग मंच की ओर से आपको शुभकामनाएं, आप निश्चित रूप से आपका चयन हो, इसकी बहुत बहुत विशेष हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने डायलॉग मंच के लिए समय निकाला, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एस्पिरेंट्स के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बहुत बहुत आभार मैम। जय हिंद। थैंक यू सो मच।